Okay. So now we're going to start with allocation methods. Allocation methods क्या होते हैं? ठीक है, जब आपकी फाइल्स को मेमोरी में लाया जाता है, उसको डिस्क में कहीं पर स्टोर किया जाता है. सो फाइल हैज टू बी स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क समवेयर. सो कैसे उसको मेमोरी एलोकेट होगी, वो कहाँ स्टोर होगी, दैट इज व्हाट कम्स अंडर योर allocation method. So direct access nature of disk gives us flexibility in the implementation of files. अब हम उसको कहीं पे भी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, कहीं से भी फेच कर सकते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, कि हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं. तो आपके पास कंटिग्यूअस मेथड हो. So three major methods of allocating disk space are in the wide use. One is contiguous allocation, then you have linked allocation, and you have indexed allocation. Each method has its own advantages and disadvantages. Obviously, हर किसी चीज का कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है. So we have to see which one suits in our requirement the best way. We are going to use that. अब कंटिन्यूअस एलोकेशन का क्या मतलब होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपके फाइल के कुछ भी ब्लॉक्स हैं, तो वो सारे के सारे ब्लॉक्स इकट्ठे एक ही जगह पर स्टोर होंगे. So contiguous allocation requires that each file occupy a set of contiguous blocks on the disk. अगर आपकी एक फाइल है जिसको कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए, कार्ड में स्टोर हो जाए और कुछ कहीं दूर जाकर आप बाकी की स्टोर कर लो. इट हैज टू बी इन कंटिग्यूअस ब्लॉक्स. जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग में एरेज होते हैं, है ना? तो एरेज को हम कैसे स्टोर करते हैं? इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस. ऐसा नहीं होता कि एरे के 10 एलिमेंट कहीं और स्टोर हो गए और 10 कहीं और हो गए. ऑल एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. सेम वे यहाँ पे फाइल की बात है. Now disk address defines a linear ordering of the disk. Disk में भी addresses कैसे होते हैं? Linear order में होते हैं. Like you have block 0, block 1, block 2, block 3, like that. So हम यहाँ पे assume करते हैं कि भाई अगर अभी आप B ब्लॉक पे हो तो अगला B+1 होगा, उसके बाद B+2 होगा, उसके बाद B+3 होगा. So like this we are going to have various blocks. Now when head movement is needed, जो आपका read write head होता है हार्ड डिस्क में, जब वो मूव करता है from the last sector of one cylinder to the first sector of the next cylinder, the head need only move from one track to the next. Thus the number of disks seek required for accessing contiguous allocated file is minimal. And as a seek time when a seek is finally needed. तो जब भी हमें मूव करना होता है उसको, तो हम उसे सीक टाइम कहते हैं. मतलब टू रीच टू द रिक्वायर्ड लोकेशन जो टाइम चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड सीक टाइम. तो वो आपका एक मिनिमम टाइम हमें चाहिए रहता है, क्योंकि कंटिन्यूअस है. सो कंटिन्यूअस एलोकेशन ऑफ अ फाइल इज डिफाइंड बाय द डिस्क एड्रेस एंड द लेंथ, की स्टार्टिंग एड्रेस कौन सा है और उसकी लेंथ कितनी है. मतलब मान लो जैसे बोल दिया कि पहला ब्लॉक है ब्लॉक नंबर 5, एंड वो है 4 ब्लॉक्स लंबा, तो 5th 6th 7th 8th 4 ब्लॉक्स उसको असाइन हो. So if the file is n blocks long and starts at location B, then it occupies block B, B+1, B+2 and B+n-1. ठीक है, सिंपल सी चीज होगी ना कि अगर आपका शुरू हो रहा है 5th पे एंड वो 4 ब्लॉक्स लंबा है, लेंथ कितनी है? 4. So 4, 5, 6, 7, 8. So that means 5 plus 4 9 होता है ना, -1. That's why B+n-1. So block number 5, block number 6, block number 7, block number 8 आपकी फाइल को allocated रहेंगे. Assessing a file that has been allocated contiguously is easy. For sequential access, the file system remembers the disk address of the last block reference, और फिर उसी के आगे वो नेक्स्ट ब्लॉक को रेफरेंस कर सकते हैं. और डायरेक्ट एक्सेस तो है, तो डायरेक्टली ith ब्लॉक पे जा सकते हैं और वहां से एक्सेस कर सकते हैं. तो कुछ इस तरह से आपके पास ये हार्ड डिस्क में आपकी फाइल मैनेज होती है. जैसे फाइल का नाम है काउंट, स्टार्ट है 0, लेंथ है 2, तो वो 0 और 1 वाले ब्लॉक में स्टोर्ड है. अगर फाइल का नाम है tr, स्टार्ट है 14 और लेंथ है 3, तो 14, 15, 16 में आपकी ये tr वाली फाइल है. ऐसे ही मेल वाली जो फाइल है वो 19th ब्लॉक से शुरू हो रही है, लेकिन उसकी लेंथ है 6, तो वो यहाँ से लेकर ये सारी आपकी एक ही फाइल है. सो दैट इज हाउ द एंट्री इज डन इन द फाइल एलोकेशन टेबल. तो हम बताते हैं कि उसका स्टार्टिंग ब्लॉक कौन सा है और उसकी लेंथ कितनी है, तो उससे पता चल जाता है कि कौन कौन से ब्लॉक्स उसको एलोकेटेड है. ठीक है, सो ये तो हो गया आपका हाउ कंटिन्यूअस एलोकेशन स्टोर्स इट. सो कंटिन्यूअस में कुछ प्रॉब्लम भी होती है. ये तो फायदे हो गए कि वो एक्सेस करना आसान है, आप डायरेक्टली उस लोकेशन पे पहुंच सकते हो और एक्सेस कर सकते हो. वन डिफिकल्टी इज फाइंडिंग अ स्पेस फॉर अ न्यू फाइल. जब आपको एक न्यू फाइल इसके अंदर स्टोर करनी है, तो कंटिन्यूअस स्पेस ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है. क्यों मुश्किल काम हो जाता है? जैसे इसमें है, ठीक है, अभी यहाँ पे तो चलो फिर भी जगह है, मान लो यहाँ पे भी 2 ही खाली होते हैं. तो अगर मुझे कोई ऐसी फाइल चाहिए होती है जिसको, जैसे अभी भी है, मान लो मुझे कोई ऐसी फाइल चाहिए जिसको 7 ब्लॉक्स चाहिए, तो आई हैव 4 ब्लॉक्स है.
आई हैव 6 ब्लॉक्स हेयर, आई हैव 2 ब्लॉक्स हेयर, आई हैव 3 ब्लॉक्स हेयर। तो मेरे पास बहुत सारे ब्लॉक्स खाली हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली 7 ब्लॉक्स खाली नहीं है। तो आप एक फाइल जिसको 7 ब्लॉक्स चाहिए उसको स्टोर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वो कंटिन्यूअसली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो द contiguous allocation problem can be seen as a particular application of the general dynamic storage allocation problem, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस करते रहते हैं इन allocations, which involves how to satisfy a request of size n from a list of free holes। ठीक है, तो वो कैसे होगा उसमें? तो उसमें वो हमने जो फर्स्ट फिट बेस्ट फिट वाली देखी थी उनको भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स यूज हो सकते हैं। सिमुलेशंस हैव शोन दैट बोथ फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट आर मोर एफिशिएंट देन वर्स्ट फिट इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड स्टोरेज यूटिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन कोई फिक्स वो नहीं होता है। अब इस सबसे होता क्या है, इन सारे एल्गोरिथम से प्रॉब्लम भी क्या होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, खाली स्पेस जो बीच में छूट जाए जो किसी काम ना आ रहा हो। सो मेमोरी में जो स्पेस ब्लैंक है बट वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट, सो देयर इज ब्लैंक स्पेस लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड fragmentation. So all these algorithms suffer from the problem of external fragmentation. As files are allocated and deleted, the free disk space is broken into little pieces. और वो little pieces किसी और को allocate भी नहीं हो पाते हैं। So external fragmentation exists whenever free space is broken into chunks. It becomes a problem when the largest contiguous chunk is insufficient for a request. तो आपके पास जो सबसे बड़ा chunk है उसमें भी मेरी फाइल जो है वो स्टोर नहीं हो पाती। ठीक है, that is the problem of this. So now one strategy, ये तो इसका प्रॉब्लम हो गया। तो ये सफर किससे कर रहे हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से। अब वन स्ट्रैटेजी फॉर प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज टू copy the entire file system onto another disk. The original disk is then freed completely, creating one large contiguous free space. जब हम उसको फिर वापस ओरिजिनल पे कॉपी करेंगे, एलोकेटिंग दी मेमोरीज अगेन। ठीक है, ताकि आपके पास सारा एक साइड पे खाली खाली जगह आ जाए और एक साइड पे सब भरा भरा आ जाए। ठीक है, so this scheme effectively compacts all free space into one contiguous space, solving the fragmentation problem, जिसको हम defragmentation भी बोलते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि defragmentation क्या होता है, इसका मतलब होता है moving all the occupied space on one side और बाकी का free space सारा आप एक साइड पे कर दो। But the cost of this compaction is time, however, and the cost can be particularly high for large hard disks. Compacting these disks may take hours and may be necessary on a weekly basis. Some systems require that this function be done offline with the file system unmounted. During this downtime, normal system operations generally cannot be permitted, so such compaction is avoided. क्योंकि जब तक compaction चल रही है वो files access ही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपने उनको अपने original location से हटा दिया है ना, वो कहीं और पड़ी है, फिर वो वापस आके स्टोर होंगी और उसके बाद भी आप दोबारा फाइल्स को एक्सेस कर पाओगे। तो वो फाइल एक्सेस ही तब तक रुक जाएगा, और इसलिए ये ऑफलाइन मोड में करना तो बिल्कुल भी suggested नहीं होता। So most modern systems that need defragmentation can perform it online during normal system operations, but the performance penalty can be substantial. तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपकी परफॉर्मेंस काफी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो ये होगी। दूसरी प्रॉब्लम है contiguous allocation is कि determining how much space is needed for a file। आप कैसे पहले से बता सकते हो कि फाइल को एग्जैक्टली इतना ही स्पेस चाहिए होगा? ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई उसको 4 ब्लॉक्स लगेंगे, उसको 5 ब्लॉक्स लगेंगे, उसके लिए ये पहले से पता होना चाहिए कि जब हम फाइल को हार्ड डिस्क में क्रिएट कर रहे हैं तो उसको कितनी स्पेस चाहिए होगी। So when the file is created, the total amount of space it will need must be found and allocated. So we need to calculate that. How does the creator or the program or the person know the exact size of the file to be created? In some cases, this determination may be fairly simple. अगर आप किसी फाइल को कॉपी कर रहे हो और अगर एक न्यू फाइल बन रही है जिसमें कोई आउटपुट आ रहा है या यूजर से इनपुट लेके हम स्टोर करें, तो वी डोंट नो कि उसका एग्जैक्ट साइज क्या होगा। सो इफ वी एलोकेट टू लिटिल स्पेस टू अ फाइल, वी मे फाइंड द फाइल कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, especially when a best fit allocation strategy. The space on both sides of the file may be already in use. Hence, we cannot make the file larger in that place. फिर दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं कि या तो यूजर प्रोग्राम को टर्मिनेट करके दोबारा से शुरू किया जाए, एक एरर मैसेज देके प्रोग्राम ही टर्मिनेट कर दो, या फिर द यूजर मस्ट देन एलोकेट मोर स्पेस एंड रन द प्रोग्राम अगेन। ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि बार बार आप उसको वो करोगे। टू प्रिवेंट दिस, द यूजर विल नॉर्मली ओवर एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ स्पेस। तो अब वो क्या करेगा कि भी पहले से ही ज्यादा स्पेस देख लो कि बाद में कम ना पड़ जाए, है ना। अब बाद में कम ना पड़ जाए के केस में ये होता है कि अगर कम पड़ा तो वो बाकी की मेमोरी हमेशा वेस्ट होगी। ठीक है, सो वो आपका वेस्ट हो जाता है। तो हर तरफ प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ होगी।
Even if the total amount of space needed for a file is known in advance, pre-allocation may be inefficient. A file that will grow slowly over a long period must be allocated enough space for its final size. क्योंकि अगर मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ जहाँ पे मैं एम्प्लॉयज का डेटा इंसर्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने एम्प्लॉयज हैं, तो जैसे जैसे एम्प्लॉयज ऐड होते जाएंगे फाइल का साइज बड़ा होता जाएगा. तो हाउ कैन वी फिक्स, है ना? तो वो आपके पास प्रॉब्लम होती है. और अगर आप बहुत बड़ा साइज दे देते हो तो वो जो स्पेस है वो आपके पास फाइल में फ्री रहेगा. अब वो एलोकेटेड स्पेस है. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? वो स्पेस जो कि किसी को एलोकेटेड ही नहीं है और वो इतने छोटे चंक्स हैं कि वो एलोकेट हो भी नहीं पा रहे, तो वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है. लेकिन आपको एलोकेटेड है, दिस मेमोरी इज एलोकेटेड टू योर फाइल, लेकिन उसमें कुछ अभी तक स्टोर नहीं हुआ, वो खाली पड़ी है. वो होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है जब हमारे पास मेमोरी चंक्स फ्री है जो किसी को भी एलोकेटेड नहीं है, पर वो एलोकेट हो भी नहीं सकते बिकॉज दे आर टू स्मॉल इन साइज. ठीक है, सो उसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है कि आपको एलोकेटेड है स्पेस, आपने एलोकेट तो कर लिया. क्यों एलोकेट कर लिया? क्योंकि हमें पहले से थोड़ा बड़ा साइज रिजर्व करके रखना था, तो हमने एलोकेट तो कर लिया, लेकिन अब वो यूज ही नहीं हो रहा जब तक वो पूरा यूज नहीं होगा. ठीक है, सो जब तक वो पूरा यूज नहीं होगा तब तक वो स्पेस फ्री है, फ्रेगमेंटेड है, उसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहेंगे. So to minimize these drawbacks, some operating system use a modified contiguous allocation scheme. Here a contiguous chunk of space is allocated initially. Then, if that amount proves not to be large enough, another chunk of contiguous space known as an extent is added. Okay? So, to minimize these drawbacks, some operating system use this scheme, extent, kind of linked list. The location of a file block is then recorded as a location and a block count plus a link to the first block of the next extent. On some systems, the owner of the file can set the extent size, but this setting results in inefficiencies if the owner is incorrect. Internal fragmentation can still be a problem if the extents are too large, and external fragmentation can become a problem as extents of varying sizes are allocated and deallocated. अब इसमें क्या है कि जो extent है, मतलब जो extension हम उसकी कर रहे हैं, वो अलग अलग साइज की हो सकती है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास fragmentation की प्रॉब्लम आ सकती है. तो यही कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं हम, लेकिन बेटर वे में. उसको हम लिंक्ड एलोकेशन कह रहे हैं. अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट याद है एरेज और लिंक लिस्ट वाला, तो सिंपल सिंपल सा डिफरेंस वही है. एरेज में क्या था कि कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेट करो, 20 इंटीजर्स हैं तो 20 के 20 इंटीजर्स एक साथ मेमोरी में होने चाहिए, है ना? सो इट सेज दैट ऑल 20 इंटीजर्स हैव टू बी इन द मेमोरीज, दे हैव टू बी इन कंटीन्यूअस लोकेशंस. तो वो कंटीन्यूअस लोकेशंस होंगे तभी आपका डेटा वहां पे स्टोर हो पाएगा, अदरवाइज हम वहां पर स्टोर नहीं कर पाएंगे. और उसकी जगह पर हमने फिर निकाला लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट में क्या करते हैं हम कि हम कंटीन्यूअस अलॉट कर ही नहीं रहे, हम एक टाइम पे एक ही ब्लॉक एलोकेट कर रहे हैं और हम मेंटेन कर लेते हैं स्टार्टिंग एड्रेस कि भाई स्टार्ट कौन सा है, वो बताएगा पहला ब्लॉक कौन सा है, और उस ब्लॉक के साथ एक एड्रेस होगा जो बताएगा अगला ब्लॉक कौन सा है. फिर उसके साथ एड्रेस होगा जो बताएगा अगला ब्लॉक कौन सा है, जहां नल है मतलब आगे और ब्लॉक्स नहीं है. वही कंसेप्ट एग्जैक्टली यहाँ पर यूज होगा फॉर एलोकेटिंग योर फाइल्स ऑन द डिस्क. सो लिंक्ड एलोकेशन सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ कंटीन्यूअस एलोकेशन. सारी दिक्कतें जो अभी हमने डिस्कस की कि भाई फ्रेगमेंटेशन होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, साइज पहले से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एक्सटेंट लगाया लेकिन एक्सटेंट के बाद भी प्रॉब्लम्स है, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट. With linked allocation, each file is a linked list of disk blocks. The disk blocks may be scattered anywhere on the disk, कहीं पे भी हो सकते हैं. The directory contains a pointer to the first block, और फिर वो हर ब्लॉक अपने से अगले वाले के एड्रेस को होल्ड करता है. जैसे कि आपकी फाइल है जिसका नाम है जी, ठीक है. अब हम यहाँ पे दो चीजें होल्ड कर रहे हैं, एक स्टार्ट और एक एंड. हम ये बता रहे हैं कि हमारी फाइल जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है. तो आपकी फाइल स्टार्ट हो रही है 9 नंबर के ब्लॉक से. सो इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लॉक नंबर 9, तो हम यहाँ से जाएंगे 9 पे. ये है मेरा 9 नंबर का ब्लॉक, इसमें मेरा डेटा पड़ा होगा पूरा, और उसके साथ यहाँ पर क्या स्टोर्ड है, 1. तो उसके साथ 1 स्टोर्ड है. इसका अगला एड्रेस कहाँ स्टोर किया हुआ इन्होंने? 25 इज द लास्ट नोड, दैट इज ओके. इसमें मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हुआ हुआ है, तो यहाँ 1 के बाद यहाँ 16 है, शायद 1 नहीं है, दिस इज 16. तो आप यहाँ 16 पे आओगे,
16 से फिर हम 1 पे जाएंगे इधर, ठीक है। फिर यहाँ पर आए तो इसके बाद फिर 10 है, तो हम यहाँ आए, 10 वाले ब्लॉक पे है 25। सो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, आप डायग्राम जब बनाओगे आंसर शीट में अपनी तो आप इसको प्रॉपर बनाना कि 9th ब्लॉक पे डेटा पड़ा है, डेटा के साथ नेक्स्ट एड्रेस है, नेक्स्ट एड्रेस क्या है 16, तो आप यहाँ से सीधे किस पे गए 16 पे, 16 पे मेरा डेटा पड़ा है, वहां पर अगला एड्रेस है 1, तो ये एरो देखो कहाँ जा रहा है 1 पे। फिर 1 पे डेटा पड़ा है, वहां पर एड्रेस है 10, वहां से आप आए 10 पे, 10 पे एड्रेस है 25, 25 पे गए, 25 पे डेटा है लेकिन उसके साथ एड्रेस है -1, तो जब -1 आ जाता है इंडिकेट्स कि इसके आगे और भी कोई ब्लॉक हमारे पास नहीं है, इंडिकेट्स दैट देयर इज नो फर्दर ब्लॉक इन द फाइल। सो ये आपका लास्ट ब्लॉक है। सो इट इज लाइक लिंक लिस्ट जो आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है, सेम एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पे देखो एक्सप्लेन किया हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल अ फाइल ऑफ 5 ब्लॉक्स माइट स्टार्ट एट ब्लॉक 9, 9 से 16 पे गया, 16 से 1 पे गया, 1 से 10 पे गया और 10 से 25 पे गया। नाउ ईच ब्लॉक कंटेन्स अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक, सो हर ब्लॉक में अपने से अगले ब्लॉक का पॉइंटर होता है। These pointers are not made available to the user. Thus, if each block is 512 bytes in size and a disk address requires 4 bytes, तो हर आपका जो डेटा है वो 508 बाइट का हो सकता है। देखो 512 ब्लॉक का साइज है, पॉइंटर उसमें से चाहिए आपको 4 बाइट्स का, तो 4 बाइट्स का अगर मुझे पॉइंटर चाहिए तो मतलब डेटा आप मैक्सिमम कितना स्टोर कर पाओगे, माइनस कर दो 508, सो 500 बाइट्स का डेटा स्टोर हो सकता है क्योंकि 4 बाइट्स का तो पॉइंटर ही होगा। To create a new file, we simply create a new entry in the directory with linked allocation. Each directory entry has a pointer to the first disk block and the last disk block. ठीक है, pointer is initially assigned to null. जैसे जैसे उसमें ब्लॉक्स ऐड होते जाते हैं वैसे वैसे हम उसकी एंट्रीज करते जाते हैं, ठीक है। So a write to the file causes the free space management system to find a free block, and this new block is written to and is linked to the end of the file. So to read a file, we simply read blocks by following the pointer from block to block. अगर आपको कुछ भी रीड करना है तो हमेशा आपको फर्स्ट ब्लॉक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, वहां से आपको अगले ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा, वहां से अगले ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा एंड सो ऑन। देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन विद लिंक्ड एलोकेशन, क्योंकि अगर एक ब्लॉक भी खाली है तो उसको किसी भी फाइल के साथ लिंक किया जा सकता है, तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। ऑल्दो इंटरनल हो सकती है कि पूरा ब्लॉक एलोकेट हुआ है लेकिन पूरा यूज नहीं हो रहा। The size of a file need to be declared when the file is created, need not to be declared. उसमें हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ रहा था, यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। A file can continue to grow, वहां पे ग्रो करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। Consequently, it is never necessary to compact the disk space. Compaction की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बट जैसे हर चीज की डिसएडवांटेजेस होती हैं, वैसे इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज तो होगी, है ना। तो ये तो हमने सारी देख ली कि भाई क्या क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द कंटिन्यूअस एलोकेशन सिस्टम। एडवांटेजेस तो बहुत सारी हैं बट डिसएडवांटेज क्या होगी। सो डिसएडवांटेज होगी, द मेजर प्रॉब्लम इज दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली ओनली फॉर सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल, क्योंकि ये सीक्वेंशियली डेटा को एक्सेस करता है। आपके पास फर्स्ट ब्लॉक है, वहां से आपको एड्रेस मिलेगा सेकंड ब्लॉक का, फिर आप उसमें डेटा देखोगे, फिर थर्ड ब्लॉक का एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको रैंडम एक्सेस फाइल्स इंप्लीमेंट करनी है तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, हम डायरेक्टली किसी एड्रेस पे नहीं जा पाएंगे। So to find ith block of a file, we must start at the beginning of that file and follow the pointers until we get to the ith block. Each access to a pointer requires a disk read and some requires a disk seek. Consequently, it is inefficient to support a direct access capability for linked allocation file. तो अगर डायरेक्ट एक्सेस फाइल को लिंक लिस्ट के थ्रू स्टोर करना है तो वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं होगा। अनदर डिसएडवांटेज इज द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द पॉइंटर्स, वो तो खैर बहुत कम है बट स्टिल आपको कुछ स्पेस तो चाहिए जो कि पॉइंटर्स को स्टोर करेगा। The usual solution to this problem is to collect blocks into multiples called clusters and to allocate clusters rather than block. तो अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई हर ब्लॉक पे एक पॉइंटर स्टोर करना से बेटर है कि आप ब्लॉक्स के ग्रुप बना लो, जैसे 4 ब्लॉक्स का एक ग्रुप बना लिया तो फाइल को सीधे 4 ब्लॉक्स अलॉट कर दिए, उसे क्लस्टर कहेंगे। उससे एक तो पॉइंटर आपका कम हो जाएगा, कहाँ एक ब्लॉक पे एक पॉइंटर चाहिए था, आप 4 ब्लॉक पे एक पॉइंटर चाहिए होगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द फाइल सिस्टम में डिफाइन a cluster as 4 blocks and operate on the disk only in cluster units. Now pointers then use a much smaller percentage of the file disk space. This method allows the logical to physical block mapping to remain simple but improves disk throughput. So pointers then uses much smaller percentage, ठीक है। तो ये आपका बढ़ा देता है आपका आउटपुट
आपकी स्पीड इंक्रीज कर देता है फाइल को एक्सेस करने की, एंड डिक्रीजेस द स्पेस नीडेड फॉर द ब्लॉक एलोकेशन एंड फ्री लिस्ट मैनेजमेंट. द कॉस्ट ऑफ दिस अप्रोच इज एन इंक्रीज इन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि आपने एक फाइल को क्लस्टर दे दिया. मान लो आपने 4 ब्लॉक का क्लस्टर है, आपने वो अलॉट कर दिया. अब 4 ब्लॉक, लेकिन उस फाइल को चाहिए सिर्फ 3 ही. तो वो चौथा ब्लॉक क्या हो गया? इंटरनली फ्रेगमेंटेड. क्योंकि आप तो 4 से कम तो अलॉट करोगे नहीं, आप तो 4 ही दे रहे हो. लेकिन उसको 4 चाहिए ही नहीं थे, उसको तो सिर्फ 3 चाहिए थे. तो उसको 4 नहीं चाहिए थे, उसको 3 चाहिए थे, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो गई? क्या हो गया इससे प्रॉब्लम? कि इंटरनली वो जो ब्लॉक है वो खाली रह गया. दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. ठीक है. Another problem of linked allocation is reliability. Recall that the files are linked together by pointers scattered all over the disk. And consider what would happen if your pointer were lost or damaged. अगर एक पॉइंटर का एड्रेस भी लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया तो आपको आगे के अपने फाइल के पेजेस मिलेंगे ही नहीं. ठीक है. तो अगर मेरे को फर्स्ट 2 पेजेस तो मिले, उसके बाद का पॉइंटर खराब हो गया, आप किसी और फाइल का ही डेटा एक्सेस करने लग जाओगे. सो एक चीज जो है उसके खराब होने से सब कुछ खराब हो जाता है. उसका पार्शियल सॉल्यूशन ये निकाल रहे हैं कि चलो डबली लिंक लिस्ट बना लेते हैं. आगे वाले नोड का एड्रेस भी स्टोर करके रखो, पीछे वाले का भी स्टोर करके रखो, ताकि अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई एड्रेस खराब हो गया तो एटलीस्ट वी कैन गेट बैक टू द प्लेस. ठीक है. इससे लेकिन ओवरहेड और बढ़ जाएगा. फिर आप हर नोड के साथ 2 पॉइंटर मेंटेन कर रहे होगे, तो फिर क्लस्टर बनाने का ही क्या फायदा हुआ? है ना. वो इश्यूज आ गए. सो यहाँ पे भी पता चला कि भाई अगर लिंक लिस्ट से बना रहे हो तो सीक्वेंशियल फाइल्स की तो ठीक है, लेकिन रैंडम एक्सेस फाइल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. An important variation on linked allocation is the use of file allocation table. This simple but efficient method of disk space allocation was used by the MS-DOS operating system. A section of disk at the beginning of each volume is set aside to contain the table. The table has one entry for each disk. ये आप पढ़ सकते हो, आपको ये 2 marks का direct आ सकता है. Explain file allocation table. So a section of disk at the beginning of each volume is set aside to contain the table. The table has one entry for each disk block and is indexed by the block number. The FAT is used in much the same way as a linked list. The directory entry contains the block number of the first block of the file. The table entry indexed by the block number contains the block number of the next block in the file. This chain continues until it reaches the last block, which has a special end of file value as a table entry. An unused block is indicated by a table value of 0. अब ये और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनो. अभी जो हम ऊपर बात कर रहे थे वो थी लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, है ना. लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या कहा कि हम हर ब्लॉक में आगे का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं. अब ये ब्लॉक में नहीं स्टोर कर रहा आगे का एड्रेस. ठीक है. दे आर नॉट स्टोरिंग द एड्रेस इन द ब्लॉक. रादर एक अलग टेबल बनाया जा रहा है. उस टेबल का नाम है फाइल एलोकेशन टेबल. ठीक है. सो दिस टेबल इज नेम्ड एज फाइल एलोकेशन टेबल. ये फाइल एलोकेशन टेबल क्या करेगा? ये फाइल एलोकेशन टेबल स्टोर कर रहा है कि आपको पहला कौन सा ब्लॉक अलॉटेड है. ठीक है. तो आपको जो भी पहला ब्लॉक अलॉटेड है उसके अकॉर्डिंगली वो देखेगा कि उससे अगला कौन सा है. और वो सब कुछ कहाँ पर स्टोर हो रहा है? टेबल के अंदर, ब्लॉक में नहीं स्टोर हो रहा. ठीक है. तो वो डायरेक्टली टेबल में स्टोर कर रहा है, ब्लॉक में ओवरहेड नहीं है आपका. और वो टेबल खुद आपका हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर्ड होता है. So the fat allocation scheme can result in a significant number of disk head seeks unless the fat is cached. The disk head must move to the start of the volume to read the fat and find the location of the block in question, then move to the location of the block itself. लेकिन इसमें क्या होगा, आपका डिस्क हेड की मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. वो बार बार फाइल एलोकेशन टेबल में जाएगा देखने के लिए कि अगला एड्रेस क्या है, फिर उस एड्रेस पे मूव करेगा, फिर वापस फाइल एलोकेशन टेबल पे मूव करेगा, फिर आगे मूव करेगा. बस बेनिफिट क्या है कि रैंडम एक्सेस टाइम जो है वो इंप्रूव हो जाता है, बिकॉज द डिस्क हेड कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी ब्लॉक बाय रीडिंग द इंफॉर्मेशन. इन फैक्ट हम डायरेक्टली किसी भी ब्लॉक पे जा सकते हैं. वो फायदा हो जाता है आपका स्टोरिंग इट इन फैट फाइल एलोकेशन टेबल. सो पहला वे ऑफ स्टोरिंग योर और एलोकेटिंग योर फाइल्स इज continuous allocation. Second method of allocating the file is linked list allocation. Third method of allocating your files is indexed allocation. So linked allocation
में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई एंड साइज डिक्लेरेशन प्रॉब्लम्स ऑफ कंटीग्यूअस एलोकेशन. हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ अ फैट लिंक एलोकेशन कैन नॉट सपोर्ट एफिशिएंट डायरेक्ट एक्सेस. तो इसके लिए हमें फैट की जरूरत पड़ी. अब आता है इंडेक्स एलोकेशन. इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग ऑल द पॉइंटर्स टुगेदर इनटू वन लोकेशन, जिसका नाम ही रख दिया गया इंडेक्स ब्लॉक. सो ये फाइल एलोकेशन टेबल का रिप्लेसमेंट एक तरह से. So each file has its own index block, which is an area of disk block address. The ith entry in the index block points to the ith block of the file. So ये कुछ इस तरह से होगा. आपकी फाइल का नाम है टेस्ट. ये फाइल के एट्रीब्यूट्स है. स्टार्ट ब्लॉक है 217. ठीक है, 217 यहाँ पर है 618. ये तो फाइल एलोकेशन टेबल है. ठीक है, ये इसका डायग्राम नहीं है. ये जो डायग्राम है दिस इज फॉर फाइल एलोकेशन टेबल. ये फाइल एलोकेशन टेबल में डायरेक्टरी एंट्री हुई है जिसमें आपके पास नेम है, एट्रीब्यूट्स है, स्टार्टिंग ब्लॉक है 217, 217 पे है 618, वहां पे है 339, वहां पे आगे कुछ नहीं है, मतलब फाइल खत्म हो गई. दिस वाज द डायग्राम ऑफ फैक्ट, नॉट ऑफ दिस इंडेक्स वन. ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना. कई बार बुक में डायग्राम्स ऊपर वाले टॉपिक के नीचे हैं, तो ऑलवेज रीड की वो डायग्राम किस चीज का है. जैसे यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द इंडेक्स ब्लॉक. वी हैव टू सी फिगर 12.8 नॉट 12.7. So to find and read the ith block, we use the pointer in the ith index block entry. तो इसके लिए आपको जो डायग्राम देखना है वो ये वाला है. ठीक है, so this is for your index thing. अब इसके अंदर आपके पास फाइल का नाम है जी, इंडेक्स ब्लॉक है 19. सो इसमें ये जो 19 वाला ब्लॉक है ना, ये डेटा स्टोर कर ही नहीं रहा है. ओवरहेड है इसमें. ठीक है, ओवरहेड है. पूरा का पूरा एक ब्लॉक सिर्फ एड्रेसेस स्टोर करने के काम आ रहा है. So there is lot of overhead in this. कि one complete block उसमें हम डेटा स्टोर कर ही नहीं रहे. उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, सारे एड्रेसेस. तो ये 19 ब्लॉक में क्या स्टोर है, 9, 16, 1, 10, 25, -1, -1, -1. मतलब 19 का पहला ब्लॉक कौन सा है, 9 नंबर पे. दूसरा ब्लॉक है 16 नंबर पे. तीसरा ब्लॉक है I1 पे. चौथा है 10 पे. तो हम डायरेक्टली ith ब्लॉक पे जा सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा. और जो ब्लॉक्स है ही नहीं वहां पर -1 है, मतलब वो ब्लॉक हमारे पास है ही नहीं. ठीक है, सो इंडेक्स एलोकेशन सपोर्ट्स डायरेक्ट एक्सेस विदाउट सफरिंग फ्रॉम external fragmentation. Because any free block on the disk can satisfy a request for more space. Index allocation does suffer from wasted space, however, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लॉक आप वेस्ट कर रहे हो सिर्फ पॉइंटर्स को स्टोर करने के लिए. The pointer overhead of the index block is generally greater than the pointer overhead of the link allocation. ठीक है, तो इसमें पॉइंटर ओवरहेड ज्यादा है. कंसिडर अ कॉमन केस इन विच वी हैव अ फाइल ऑफ ओनली 1 or 2 ब्लॉक्स. तो बाकी के तो ऐसे ही आप पूरा ब्लॉक वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उसमें सब में -1, -1, -1 ही होगा. ठीक है, so वो एक प्रॉब्लम हो जाती है. So this point raises the question of how large the index block should be. Every file must have an index block, so when we want the index block to be as small as possible. If the index block is too small, however, it will not be able to hold enough pointers, or if it is too large, there will be wastage of memory. ठीक है, mechanism for this purpose including the following. We have लिंक स्कीम लगा सकते हैं कि भाई अगर एक ब्लॉक में उसके सारे पेजेस नहीं आ रहे तो उसको फिर फर्दर एक और ब्लॉक के साथ लिंक कर दो. So an index block is normally one disk block, but it can be read and written directly by itself. To allow for large files, we can link together several index blocks, है ना. मल्टी-लेवल इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं कि एक, जैसे मान लो जो पहला इंडेक्स ब्लॉक है उसमें एक नंबर होगा, उसमें फिर से एक इंडेक्स ब्लॉक का ही नंबर होगा जिसके अंदर डायरेक्टली ब्लॉक नंबर्स होंगे. सो वी कैन हैव मल्टीपल लेवल्स ऑफ ब्लॉकिंग. जैसे कि एक ब्लॉक है, उसके अंदर स्टोर्ड है 398. अब फिर जो ये 3 वाला ब्लॉक है, इसके अंदर आपके पास फिर एक्चुअली ब्लॉक नंबर स्टोर्ड है. तो ये 3 वाला हो गया. ऐसे ही 9 वाला एक और ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है, उसके अंदर आपके पास फिर एक्चुअल ब्लॉक नंबर स्टोर्ड है. ऐसे ही 8 वाले पे अलग आ जाएगा. इसको कहते हैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग. तो उसमें आपका कहाँ 3 ब्लॉक को स्पेसिफाई कर पा रहा था, अगर आप इंडेक्स लोगे तो 9 ब्लॉक्स को स्पेसिफाई कर पाओगे. ठीक है, another alternative uses a Unix based file system is to keep the first say 15 pointers of the index block in the file normal one. ठीक है, तो जैसे मान लो 15 है, तो 15 में से उन्होंने क्या कहा कि जो पहले 12 है वो तो डायरेक्ट ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर करेंगे, और जो बाकी के 3 है 13, 14, 15 वाले, ठीक है, उसमें अगर हमें जरूरत पड़ी तो वो फर्दर एक और ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर करेंगे, मतलब फर्दर एक इंडेक्स ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर करेंगे rather than storing the data block.
समझ रहे हो? मतलब जैसे 15 है तो जो पहले 12 है वो तो डायरेक्टली किसी ब्लॉक को पॉइंट करेंगे जहां पे डेटा पड़ा है। सो आपने डायरेक्टली फर्स्ट ब्लॉक पे जाना है तो नंबर उठाया, वहां से डेटा रीड कर लिया। सेकंड ब्लॉक पे जाना है, ब्लॉक नंबर उठाया, डेटा रीड कर लिया। ठीक है, लेकिन जो आखिर के 3 है वो डायरेक्ट डेटा के ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर नहीं कर रहे हैं, वो पॉइंटर्स हैं फॉर अदर ब्लॉक्स। फिर उन ब्लॉक्स पे जाकर वहां से ब्लॉक नंबर को फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी काफी ज्यादा ओवरहेड हो जाता है। जैसे ये है, डायरेक्ट ब्लॉक्स तो डायरेक्ट डेटा के पास जा रहे हैं, है ना? सो ये आप देख रहे हो, ये सारे डायरेक्ट है। लेकिन ये 3 जो है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इसमें फिर से हमारे पास ब्लॉक है, वो फिर फर्दर आगे जाके डेटा को पॉइंट कर रहा है। और डबल इनडायरेक्ट क्या होता है कि डबल इनडायरेक्ट में फिर एक ब्लॉक है जिसके अंदर फिर से ब्लॉक का एड्रेस है और फिर जाके डेटा है। मल्टी लेवल हो गया। ट्रिपल में 3 हो जाएंगे। सो इट इज वेरी हार्ड टू मेंटेन, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हार्डवेयर एंड प्रोसेसिंग लग जाती है इसको मैनेज करने में। ठीक है, तो हमें डिपेंड करता है कि हम इसका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करें जिससे ओवरहेड भी कम हो और फाइल्स इजीली एक्सेस भी हो सके। ठीक है, तो ये आपके पास 3 मेजर मेथड्स है। इनके बीच में आपको डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंटीग्यूअस एंड लिंक, डिफरेंशिएट बिटवीन लिंक्ड एंड इंडेक्स। तो आपको इनकी मैकेनिज्म में डिफरेंस बताना है, डायग्राम जरूर बना के देना। ठीक है, ये जो डायग्राम ये वाला तो नहीं आएगा कभी, बट दिस, ये डायग्राम है आपका इंडेक्स का। ठीक है, फैट के बारे में आता है अलग से तो फैट का डायग्राम बनाओगे, अदरवाइज वो नहीं बनाना। ये आप बनाओगे लिंक लिस्ट का। ठीक है, और ये तो सबसे सिंपल है हमारा, दिस इज फॉर कॉन्टिगुअस एलोकेशन। तो ये तीनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। इसका आप एक छोटा सा, मान लो मैं आपको क्वेश्चन आता है पेपर में 10 नंबर का, जस्ट इमेजिन कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन वेरियस एलोकेशन मेथड्स ऑफ फाइल्स इन डिस्क। ठीक है,